आपको अगर याद होगा इंडिया में हमने फ्री पैसा नहीं दिया कभी, लोगों की नौकरियां भी गई। तो आपने फ्री पैसा नहीं दिया तो आपकी इन्फ्लेशन नहीं आई, हाँ नौकरियां गई, बट उससे आपका फिजिकल बहुत अच्छा हो गया। एज लॉन्ग एज यू हैव अ ग्रोथ कैपेसिटी टू पे ऑफ दिस डेट, देर इज नो प्रॉब्लम। इफ यू डू नॉट हैव द ग्रोथ कैपेसिटी, लाइक आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी और आपकी डेट बढ़ेगा एट हाउस होल्ड लेवल, तो आप डिफॉल्ट ही करोगे ना बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम। इंडिया वॉज नॉट इंडिया व्हाट इट इज टुडे। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय। कोई भी लॉकहीड मार्टिन आया, यूएस ने हमें टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था, तो हम लोग सिर्फ असेंबलिंग करते थे यहाँ। आज हम्म। टाइम्स चेंज हो चुके हैं 10 साल के बाद। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मार्केट की बात के एक और धमाकेदार एपिसोड में। और आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिन्होंने ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स और फंड मैनेजमेंट की दुनिया में 25 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। आज के गेस्ट पहले भी मार्केट की बात के शो पे आ चुके हैं और आप सभी ने उनकी पहले वाली वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद किया था। मैं बात कर रहा हूं पाइन ट्री के को-फाउंडर मिस्टर रितेश जैन की। रितेश जी एक नोन ग्लोबल मैक्रो इन्वेस्टर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट और ब्लॉगर हैं। रितेश जी ने अपनी अंडर ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी कनाडा से एग्जीक्यूटिव एमबीए की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिजनेस इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री भी प्राप्त की है। पिछले 25 सालों के एक्सपीरियंस में रितेश जी बीएनपी पैरिबस म्यूचुअल फंड और टाटा म्यूचुअल फंड के सीआईओ यानी चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी रह चुके हैं। उन्होंने उस दौरान कुछ यूएस 7.2 बिलियन डॉलर्स का एयूएम मैनेज किया है। 2008 में इन्हें द एसेट मैगजीन की तरफ से सबसे एस्ट्यूट बॉन्ड इन्वेस्टर का अवार्ड मिला। 2011 और 2012 में बिजनेस वर्ल्ड और सीएनबीसी से बेस्ट डेट फंड मैनेजर का भी इनको सम्मान मिला है। 2019 में लिंक्डइन ने इन्हें टॉप 3 इन्फ्लुएंसर्स इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमी एंड फाइनेंस घोषित किया था। इतना ही नहीं, रितेश जी एक एविड रीडर भी हैं और ट्रैवल और स्क्वैश खेलने में काफी रुचि रखते हैं। चलिए बिना देरी किए उनसे मिलते हैं। तो हो जाइए तैयार आज के एपिसोड के लिए। मार्केट और इन्वेस्टिंग से जुड़ी ढेर सारी बातें करेंगे और आपको भरोसा दिला रहा हूं कि आप लोग जो है काफी इंटरेस्टिंग लेसन जो है वो आज सीखेंगे हमारे साथ। आपकी इन्वेस्टिंग लाइफ को बेहतर बनाने की भी पूरी पूरी कोशिश रहेगी। तो पेन और नोटबुक उठाइए, पानी की बोतल लेके बैठिए और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रितेश जैन के साथ मार्केट की बात। रितेश जी नमस्ते, स्वागत है आपका एक बार फिर से मार्केट की बात ग्रो के साथ के एक और एपिसोड में। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए। बिल्कुल ठीक। आई थिंक यहाँ पर क्या कैलगरी में -40 डिग्रीज है, फिर भी उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि बिल्कुल ठीक हूँ। एंड राइट हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर व्यूअर्स। सो राइट। हम तो यहाँ पे 8-10 डिग्री में ही परेशान हो जाते हैं। -40 में आई होप एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। यस, यस, यस। तो आते हैं थोड़ी सी अब हमने ठंडी बात तो कर ली है कि मौसम कितना ठंडा है। जरा गर्मी वाली बात करते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट की बात पे आते हैं और आपसे हाँ, पहला सवाल पूछते हैं कि 25 साल का समय आपको हाँ, हो चुका है स्टॉक मार्केट से, जब से आप हाँ, एसोसिएटेड हैं। आपने ट्रेजरी देखी, आपने इन्वेस्टिंग देखी, आपने एडवाइजरी देखी। अब आप एक ग्लोबल मैक्रो फंड रन करते हैं कनाडा से। हाँ। क्या बदलाव आए हैं ओवरऑल, अगर मैं आपसे पूछूं इस 25 साल में, खासकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जानना चाहूंगा कि क्या बदलाव आता हुआ आपको दिख रहा है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो वेस्टर्न वर्ल्ड से हम बहुत ज़्यादा इस समय एक्वायर करने में लगे हुए हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग? अब वो हो सकता है कोई इन्वेस्टिंग की हैबिट हो या इन्वेस्टिंग की साइकोलॉजी हो। सो नीरज, सबसे पहले क्या होता है कि मैंने ये देखा है कि जो चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड में होती हैं ना, 4-5 हम्म। साल के बाद वो इंडिया में आ ही जाती हैं। तो अगर हम्म। आपको ट्रेंड देखना है ना कि दुनिया में आगे क्या हो सकता है और क्या होने वाला है, तो आप सबसे पहले आप वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ देखिए कि यार वहाँ क्या चल रहा है। तो मैं हम्म। आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये है पैसिव इन्वेस्टिंग। पैसिव इन्वेस्टिंग आपको पता है, आप इसे ईटीएफ इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हो या फिर आप इसे इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हो। तो हम्म। आपने ये देखा कि ये ग्लोबल है, मतलब ये ग्लोबल है। इंडिया इज अ स्मॉल पार्ट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले मैं ग्लोबल बात करूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि इंडिया में कैसे चेंज होगा। आप राइट। ग्लोबली देखेंगे तो एक्टिव फंड मैनेजर्स आप जानते हो क्या होता है कि जिन फंड मैनेजर्स को आप डायरेक्टली पैसा देते हो, वो आपका पैसा मैनेज करते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे ग्रो योर वेल्थ। एंड पैसिव फंड्स आर वेयर फंड मैनेजर इज नॉट इन्वॉल्व्ड। आपका पैसा सिर्फ एक पर्टिकुलर वे में इन्वेस्ट होता है और एक पर्टिकुलर बेंचमार्क से रिलेटेड आपका वो पैसा, वेयर फंड मैनेजर डज नॉट टेक एनी एक्टिव कॉल्स। अगर आप इसमें राइट। देखेंगे कि पैसिव जो 2009 में 20% ऑफ यूएस क्लाइंट्स पोर्टफोलियो था, ओके, आज की डेट में आप देखेंगे तो पैसिव इज एक्चुअली बिगर देन एक्टिव फंड मैनेजर्स। राइट। 53% of all the money managed in Western world. Mostly it is US is the Western world, I call it. Okay, I'm just replacing the term because US is the elephant in the room.
आप देखिए 53% ऑफ ऑल द एसेट्स टुडे इज मैनेज बाय इन पैसिव। उससे क्या हो गया है कि पैसिव से क्या हो गया है, जो भी कंपनीज इन इंडेक्स में होती है ना, दे आर गेटिंग बिगर शेयर ऑफ मनी। ओके, अगर आपका स्टॉक इंडेक्स में है एंड देयर इज लॉट ऑफ मनी फॉलोइंग दैट इंडेक्स, more and more money will follow the index and the value of those stocks in the benchmarks will go up. So आज की डेट में हम लोग वो मैग्निफिसेंट सेवन की बात करते हैं या फिर हम लोग वो फैंग की बात करते हैं, दे आर अ वेरी बिग पार्ट ऑफ बेंचमार्क। तो आप सोचिए ना, एक एक्टिव फंड मैनेजर से पैसा निकाला, उठाकर फिर से पैसिव में दे दिया, एक्टिव से पैसा निकाला फिर से पैसिव में दे दिया, तो उससे क्या हो गया, मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल हो गया पूरी दुनिया में। फिर अगर आप बेंचमार्क में हो तो आपको पैसा आएगा, चाहे वो अच्छा परफॉर्म करे कि नहीं करे। आज मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एप्पल का ईपीएस 4 साल में ऊपर नहीं गया है, बट एप्पल का भाव हैज गॉन अप बाय 40-50%। ओके, इसके दो रीजन है, एक तो उसने बायबैक भी करा है और सेकेंडली वो बेंचमार्क में इट्स अ वेरी बिग वेट। तो आप अगर एक्टिव से पैसा निकाल के डालोगे तो ऐसा ही होगा। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इंडिया में भी आपने अगर देखा होगा तो पैसिव थोड़ा बहुत चालू हो चुका है, करेक्ट? इट्स नॉट टू दैट बिग बिकॉज इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एक इमर्जिंग कंट्री में रहती है और इंफॉर्मेशन एसिमेट्री वेस्टर्न वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्री में नहीं होती है। वहाँ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी। बट एज इंडिया प्रोग्रेस over the next few years, you will find that more and more money will follow in India also will follow passive। और उसके लिए क्या, यू नीड एन एक्सेलरेशन कि क्या चीज एक्सेलरेट करेगी इस चीज को। तो आपको पता ही होगा कि अगले साल 2 साल में जियो ब्लैक रॉक का जॉइंट वेंचर आने वाला है म्यूचुअल फंड साइड में। और ब्लैक रॉक इज द बिगेस्ट passive investment manager in the world. They have perfected this art in the world and they are bringing it to India. So this is one change which I believe that people should be aware about. इसकी downside क्या, that's a separate thing, but more and more money will follow the benchmark. So आने वाले टाइम में अगर एक साल में अगर ये joint venture आने के बाद 15-20 डिफरेंट सेक्टोरल ETF ले आता है, माइक्रो सेक्टोरल ETF ले आता है, okay, then you will find that this will accelerate even in India money moving from active asset managers to passive asset manager. So उसमें एक रीजन और भी है कि पैसिव फंड मैनेजर्स को एक दो 5 बेसिस पॉइंट फीस है, जबकि एक्टिव फंड मैनेजर्स की फीस 1.5-2% है। तो वो भी थोड़ा बहुत प्ले करता है, बट दिस इज वन आई हैव सीन। एंड द सेकंड चीज जो मैंने देखी, जो मतलब आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड यील्ड्स, ये मेरे पास दिसंबर का डेटा है, जनवरी का नहीं है, तो मिड दिसंबर तक का डेटा है। इमर्जिंग मार्केट की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम आर लोअर देन द बॉन्ड यील्ड्स ऑफ डेवलप्ड मार्केट। आपने कभी सोचा था कि एक इमर्जिंग मार्केट में रिस्क प्रीमियम ज्यादा होना चाहिए, ओके, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि इमर्जिंग मार्केट की बॉन्ड यील्ड्स एज अ कॉम्बिनेशन एज एन इंडेक्स is lower than the benchmark yields of developed world? What has changed in the world? आप अगर अब इसमें देखेंगे ना, तो 2020 के बाद आपने ये चेंज देखा होगा, उससे पहले नहीं देखा होगा। 2020 से पहले ये डिफरेंस रहता था। क्या हुआ 2020 के बाद, जब जब कोविड की प्रॉब्लम आई, वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत पैसा खर्च करा, बहुत पैसा, और फ्री का पैसा भी बांट दिया। उससे दो चीजें हो गई, उससे एक तो उनकी डेफिसिट बहुत बढ़ गया और उससे उनकी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई। अगर आप उसके मुकाबले इंडिया को देखेंगे, ब्राजील को देखेंगे, मेक्सिको को देखेंगे, आपको अगर याद होगा इंडिया में हमने फ्री पैसा नहीं दिया कभी। लोगों की नौकरियां भी गई, तो आपने फ्री पैसा नहीं दिया तो आपकी इन्फ्लेशन नहीं आई, हाँ नौकरियां गई, बट उससे आपका फिस्कल बहुत अच्छा हो गया। तो ये दूसरा चेंज आया है, वेयर आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सेइंग DMs have become EMs, like developed markets have become EMs and some EMs have become DMs. So ये दो बहुत बड़े चेंज आए हैं जो हम लोग बात करते हैं। तो इसके अलावा आपने ये भी पूछा था मेरे से कि आगे मतलब वेयर आर वी हेडेड टुवर्ड्स, शायद आपने ये पूछा है या फिर हाँ जी, प्लीज बताइए। मैं 2-3 काउंटर मतलब 2-3 मेरे फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, बट प्लीज आप बताइए कि किस तरफ हम लोग आपको लगता है कि जा रहे हैं। आगे क्या हो गया ये मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए 2022 की लाइन है, ये क्या लाइन है 2022 की, अगर आप रेड देखेंगे तो आपकी ब्लू लाइन इज व्हेन द मनी इज मूविंग इनटू गोल्ड एंड द रेड इज वेयर द मनी इज मूविंग आउट ऑफ यूएस ट्रेजरी। क्या हुआ था 2022 में? 2022 हैज चेंज द वर्ल्ड। 2022 फरवरी जो मैं बोलता हूँ हैज चेंज द वर्ल्ड। 2022 के अंदर आपको याद होगा यूएस ने रशिया की एफएक्स रिजर्व्स सैंक्शन कर दी, कॉन्फिस्केट कर दी। सो लेट्स से रशिया का पैसा जो डॉलर पैसा है वो जेपी मॉर्गन यूएस में रखा हुआ था, ओके। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ,
$350-400 था। G7 countries में where US, Canada and the other G7 countries in their wisdom decided यार ये तो गलत चीज है, हम इसको पनिश करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे पनिश? इसका जो 360 या $400 है ना, वो हम लोग कॉन्फिस्केट कर लेते हैं। ये कभी नहीं हुआ दुनिया में। तो जब ये 350-400 बिलियन डॉलर कॉन्फिस्केट हुआ, तो उसके बाद हर कंट्री ये सोचने लगी कि यार कल की डेट में अगर वी आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ यूएस, तो क्या हमारा भी हो जाएगा? इंडिया ये सोचने लगी कि यार हम लोग तो अभी वी आल्सो वांट आवर प्लेस अंडर द सन एंड वी आल्सो डोंट एग्री टू लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यूएस। शुड वी कंटिन्यू डूइंग दैट थिंग? आज की डेट में आप कल कल यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया आए, कल परसों आपने देखा होगा। हमारे सऊदी अरेबिया से पिछले 1-1.5 साल में रिलेशनशिप कितने अच्छे हो गए हैं, राइट? ये वो 2022 फरवरी का रीजन है कि जिसकी वजह से यूएस ने बाकी सबको एलिनेट इतना कर दिया कि वो लोग सब आपस में साथ में आ गए। तो ये लोगों ने क्या करा? अगर ये छोटा सा चेंज है, द मनी इज नॉट मूविंग टू यूएस। पहले यूएस ट्रेजरी में पैसा जाता था, आप तेल बेचते थे यूएस को, तेल से आप पैसा लेते थे, वही पैसा आप यूएस ट्रेजरी में डाल देते थे। 2022 के बाद आपने बोला यार अब तो नहीं डालेंगे हम लोग, तुमने जो रशिया के साथ करा है वो हमारे साथ भी हो सकता है, हम नहीं डालेंगे। ओके, उसके बाद द चेंज इज सो बिग दैट इंडिया इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। ऑब्वियसली गोल्ड इज द बिग बेनिफिशियरी, दैट ब्लू लाइन इज गोल्ड, रेड लाइन इज यूएस ट्रेजरी, यूएस ट्रेजरी की फॉरेन सेंट्रल बैंक की बाइंग। तो आप देखेंगे फॉरेन सेंट्रल बैंक बाइंग हैज गॉन डाउन, वेयरएज गोल्ड बाइंग बाय सेंट्रल बैंकर हैज गॉन अप। बट उसके बियॉन्ड क्या हो रहा है? सऊदी अरेबिया, यूएई, वो बोलते हैं यार अगर हम लोग यूएस में पैसा नहीं डालेंगे तो हम लोग कहाँ डालें? There comes India, young population, demographics, a very soft power, where everybody wants to now invest in India. So think about it this way, that the biggest beneficiary of this G7 sanctioning Russia's FX reserves is a country like India. Okay, तो आप सोच सकते हैं ये एक बहुत बड़ा चेंज है। तो लोग मिड कैप स्मॉल की बात करते हैं, मैं ये बात करता हूँ कि इंडिया बनाने के लिए जो हमारा एक कैपिटल डेफिशिएंट कंट्री है, जिसे इंडिया को बोलते हैं कैपिटल डेफिशिएंट कंट्री है, दैट कैपिटल डेफिशिएंट विल बिकम कैपिटल सरप्लस इन नेक्स्ट 10 to 15 years। इतना बड़ा कैपिटल इंडिया में आएगा। वाओ, ग्रेट। मुझे एक दो बातें पूछनी है। मैं एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना चाहूंगा, ये समझना चाहूंगा बल्कि, कि जैसे आपने बताया कि ऑल्दो मुझे आइडिया है इसका, बट मैं चाहता हूं कि आप इसको और आसान भाषा में एक आम व्यक्ति के लिए समझाएं कि पैसिव इन्वेस्टिंग जो बढ़ रही है, जिसका ट्रेंड इंडिया में भी ऑब्वियसली हमें एक अपवर्ड ट्रेंड जो है वो दिख रहा है, और आपने बताया कि ब्लैक रॉक इज कमिंग टू इंडिया विद जियो, और वो उसको और ज्यादा जो है वो बढ़ाएंगे। इससे क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज के फंड्स जो है वो इंडेक्स की तरफ आते हैं, तो इंडेक्स में वो आपको मतलब जो मैनेजर्स होते हैं जो इसको मैनेज कर रहे होते हैं उनको खरीदने वो स्टॉक्स, तो डिमांड प्रेशर उनके ऊपर बनता है, इसलिए वो इन्फ्लेट हो जाता है उनका प्राइसेस? बिल्कुल। आप सोचो ना, हर महीने आप सोचो जैसे आज 20,000 करोड़ का 20 कितना होगा अपना एसआईपी? 20,000 करोड़ का होगा। करेक्ट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ओके, समझ लीजिए 15,000 करोड़ जा रहा है एक्टिव फंड मैनेजर्स के पास, 5,000 करोड़ जा रहा है पैसिव फंड मैनेजर्स के पास, जिसमें इंडेक्स फंड है या ईटीएफ है। ओके, नाउ एवरी ईटीएफ इज फॉलोइंग अ बेंचमार्क, राइट? एवरी इंडेक्स फंड हैज अ बेंचमार्क, राइट? उसमें एक ऑटोमेटेड सिस्टम है कि हमारे पास पैसा आएगा तो उन स्टॉक्स में चला जाएगा। करेक्ट। आप सोचो अगर 2 साल के बाद 5,000 के बदले ये 10,000 करोड़ अगर पैसिव में हो गया, और 15,000 के बदले 10,000 करोड़ एक्टिव में हो गया, तो क्या होगा? हर महीने का एक 10,000 करोड़ का पैसा अपने आप, विदाउट लुकिंग एट कि इनमें से कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है, अपने आप इन्वेस्ट होता जाएगा उस पर्टिकुलर परसेंटेज में, जिस परसेंटेज में उनका बेंचमार्क में वेट है। राइट, करेक्ट। तो आज फैंग का वेट कुछ 27-30% है एसएनपी के अंदर। फैंग जैसे हम लोग, हर कोई को शौक है ना फैंग बोलने का, फैंग। ओके, वो फेसबुक, अमेजोन वगैरह, तो 30% है। वहां पर एक 401k होता है यूएस में। ओके, जो आपका रिटायरमेंट का होता है 401k। आप सोचो आपका 401k एंड अगर वो पैसिव में इन्वेस्टेड है, S&P 500 को ट्रैक करता है, तो 30% आपका पैसा irrespective of the valuation of the company continues to go in the same companies month over month, month over month, month over month। राइट, और उनके ऊपर एक मतलब अच्छी खासी उनकी डिमांड आती रहेगी, इररिस्पेक्टिव आती ही रहेगी, कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या कर रही है, उसके कर प्राइस रहे बढ़ते रहेंगे। वो दूसरी बात है। हाँ, हो सकता है जैसे अभी एप्पल का थोड़ा सा वेट नीचे जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा ऊपर चला, मे बी माइक्रोसॉफ्ट विल बिकम द लार्जेस्ट कंपनी, बट कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग वेयर यू आर नॉट अप्लाइंग योर ब्रेन, देयर इज अ मशीन व्हिच यू जस्ट गॉट द मनी एंड द मनी इज गेटिंग डिप्लॉयड। आई स्ट्रांगली बिलीव
और उसका एक रीजन मैं आपको और बताता हूँ. एक्टिव फंड मैनेजर्स आर, in fact, more than 60% active fund managers in Western world are no more beating their benchmarks. तो ऐसा नहीं राइट। है कि हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं यार ये क्यों हुआ ये चीज. रीजन होता है ना हर एक चीज का कि क्यों हुआ. ऐसे थोड़ी होता है कि अपने आप हो जाता है. When you find more and more fund managers not beating the benchmarks, okay, और जो आपसे 1.5 या 2% चार्ज करते हैं हर साल का, तो money moves from active to passive. This was the reason. But there are still some active fund managers, like जैसे 40%, 43% अभी भी active fund manager में है. I think इंडिया में भी यही होगा 5-10 साल के अंदर. ये जो आपकी एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, वो 5-10 साल के अंदर वो स्टेबल होकर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होगी, वहां पर एमएनए हो जाएंगे. एंड इंक्रीमेंटल मनी विल कीप ऑन गोइंग इनटू पैसिव फंड्स. राइट। इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक एक आम इन्वेस्टर के लिए एक एक्शनेबल इनसाइट क्या है? इस डेटा से हम लोग क्या इन्फर करें, क्या कंक्लूजन निकालें एज़ अ इंडियन इक्विटी इन्वेस्टर? क्या मैं इंडेक्स की तरफ जाऊँ या ना जाऊँ, या मुझे कुछ उस पे एक एक सर्टेन पार्ट ही रखना चाहिए अपना पोर्टफोलियो का, या मुझे बिल्कुल उससे हटना चाहिए और ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड्स ढूँढने चाहिए जो इंडेक्स को बहुत अच्छे से या अपने बेंचमार्क को बहुत अच्छे से बीट कर रहे हो? I think the third question is the most relevant. I think आपको थोड़ा और ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा. You have to find out which fund managers are there which have seen the cycle for last 10-20 years. Okay, आप उनको 1-2 साल की परफॉर्मेंस नहीं देख सकते हैं. आपको उनकी साइकिल की परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी कि क्या उन्होंने ओवर द साइकिल्स परफॉर्म करा है. हमारे यहाँ एवरेज एज ऑफ SIP, इफ आई रिमेंबर इट, लास्ट डेटा इज 2 years या 3 years, उससे ज्यादा नहीं है. ओके, राइट। आप इसमें किसी भी फंड मैनेजर्स को अच्छे तरीके से जज नहीं कर सकते हैं. आपको उसे पूरी एक साइकिल देनी पड़ेगी. एंड आई स्टिल, सिंस आई वाज अ CIO एट टाटा म्यूचुअल फंड एंड BNB, आई नो द हार्ड वर्क व्हिच गोज बिहाइंड पिकिंग अप एवरी स्टॉक. Okay, so but you have to give them time for them to deliver for you. And a country like India जहां पर growth opportunities काफी हैं, मैं मानता हूं कि active fund managers can continue to be passive funds for next at least 5 to 7 years. ओके, ओके, तो ग्रेट। मैं अपना पैसा अगर आज सोचूंगा डालने का, मैं आज की डेट में, सिंस मुझे पता है कि इंडियाज नॉमिनल GDP विल बी 11 to 12% ओवर द नेक्स्ट 5-6 years, दैट मींस new big winners will be made in India, which will obviously, I'm hoping that fund managers will be able to capture those winners. I would prefer to give my money to those fund managers who can capture those winners. राइट। ओके। अब बात करते हैं कि करंट मार्केट पोजीशन को अगर हम देखें, मैं अगर अक्टूबर से ही बात करूँ, बहुत पीछे भी नहीं जाता हूँ, अक्टूबर 2023 की अगर बात करूँ, 28 अक्टूबर की बात करूँ, तो 18,800 पे मार्केट थी। वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, 21,600 के पास पहुँचे। इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए वो रिफ्लेक्ट हुए हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर, जो 3 स्टेट्स में 4 स्टेट्स में इलेक्शन थे, उसके रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लोगों को अब बीजेपी से बड़ी उम्मीद है कि भाई बीजेपी जो है जीत के आएगी, मोदी जी जो है फिर जीतेंगे। सारी चीज़ें अभी अच्छी लग रही हैं। प्राइमा फेसी अगर हम देखें, ऑन द फेस ऑफ इट, अर्निंग्स ठीक लग रही हैं, मैक्रो तो चलो ऊपर-नीचे होते रहते हैं, बट अगर देखें तो कॉर्पोरेट्स वाले भी जो है वो अच्छा आउटलुक दे रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, क्योंकि आप काफ़ी मैक्रो ट्रेंड्स पे नज़र रखते हैं, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमें परेशान कर सकती है, या बिल्कुल हम अभी इसी धीरे-धीरे करके हम ऊपर की तरफ ही बढ़ते रहेंगे? देखिए, इसमें मैंने ना 2 चार्ट डाले. मुझे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा. तो मैंने काफी सर्च करा इसमें, क्योंकि मेरी व्यू थी लेकिन मेरे पास चार्ट नहीं था. आप लेफ्ट चार्ट देखिए. लेफ्ट इज चाइनाज GDP फ्रॉम 2000 to 2010. दिस इज अ मॉडर्न डे मिरेकल वेयर दे हैव लिफ्टेड ऑलमोस्ट 500 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी. ओके, 2000 से 2010 के बीच में चाइना का GDP वेंट अप फ्रॉम 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स टू 6 ट्रिलियन डॉलर बाय 2010. ओके, ये लेफ्ट में जो चार्ट है वो शंघाई का चार्ट है, मतलब चाइनीज मार्केट का चार्ट है. 2,500 का था 2000 में. हाँ, 2007-8 में आपको पता होगा हर जगह ऊपर गया, बबल था. करेक्ट, राइट. राइट। बट 2010 में भी आप देखेंगे तो वो 2,500 था. ऑन द अदर हैंड 2012 में आप बायबैक्स देखिए नॉर्थ अमेरिका में. ओके, और 2022 में 2000 यूएस बायबैक वेंट अप 4 टाइम्स बिटवीन 2012 टू 2022. ओके, तो मैं आपके सामने ये 2 रीजन रख रहा हूं, वेयर दो अलग चीजें बताना चाहता हूं. इट इज नॉट नेसेसरी दैट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज शुड हैव स्ट्रॉन्ग मार्केट्स. ओके, आप सोचिए, आज आपने जो मेरे को रीजन दिए, उससे क्या कॉर्पोरेट केपेक्स वापस आएगा? क्या उससे कॉर्पोरेट का कॉन्फिडेंस वापस आएगा?
अगर कॉर्पोरेट का कॉन्फिडेंस वापस आएगा, मनी कैन मूव फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट्स टू रियल इकोनॉमी, क्रिएटिंग जॉब्स, capex will happen, return ratios will become a little bit, return ratios will not improve till the time that capex comes online. So it is possible that you could have a market, you could have a really strong growing GDP, but the markets don't go anywhere. On the other hand, you could really have a market which will muddle through economy, like US, which we talked between 2012 to 2022. But just because buybacks were there, okay, the stocks went through the roof. So there is no correlation between these two कि आपने जो अभी मेरे से क्वेश्चन पूछा वो बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, बट मेरे ख्याल से वो रेलेवेंट क्वेश्चन इज गुड फॉर थिंकिंग अबाउट कि इससे इकोनॉमी में क्या होगा. इकोनॉमी इज नॉट स्टॉक मार्केट. हाँ, लोग ये दो चीजें कंफ्यूज करते हैं. मैंने आपके लेफ्ट साइड में चार्ट दिखाया है. इकोनॉमी, इससे अच्छी ग्रोथ दुनिया में कभी भी नहीं रही एक 10 साल के पीरियड के अंदर, where GDP going from 1.3 trillion dollar to 6 trillion dollar, but बाजार कहीं गया नहीं. On the other hand, यूएस में बायबैक्स इतने बढ़ गए, ओके, कि बायबैक से स्टॉक कम हो गया, पैसा आता रहा इंडेक्सेस के अंदर, दैट स्टॉक्स वेंट थ्रू द रूफ. ओके, my view is that if if the corporate world get confidence, okay, and government अपना काम कर दिया है capex का, and now corporate wants to do the capex, it is possible markets don't go anywhere for few years. You could have a sideways correction, but the GDP growth continues to move up, employment generation happens, it is good for the economy. So you should actually hope for that it is good for the economy, because if the money does not go into the economy, okay, money continues to go into the financial market, okay, then it could lead to a bubble. राइट. यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है आपसे कि जैसे आपने बताया कि आई थिंक जो एक लेमैन इससे समझ सकता है वो ये कि भाई हो सकता है कि देश की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो लेकिन उसके स्टॉक मार्केट मूव ना करे. बट हाँ, बिल्कुल. यही थॉट था. बट मुझे ऐसा लगता है Yes. और मैंने ऐसा मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि लॉन्ग रन में नॉट इन अ ईयर और अ टू, ठीक है, हाँ. आपने मुझे चाइना का डेटा दिखा दिया, बट लॉन्ग रन में मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी या जीडीपी बोल लीजिए, जीडीपी और स्टॉक मार्केट का जो रेशियो रहता है वो 1 रहता है. जिस रेशियो में इकोनॉमी आपका जीडीपी बढ़ रहा है उस रेशियो में जो है Correct. आपकी स्टॉक मार्केट Correct. भी बढ़ती है. तो लॉन्ग रन में क्या हमें, अगर मैं मान लेता हूँ ऐसा, मैं एक हाइपोथेटिकली अज्यूम करता हूँ कि हमारी मार्केट जो है वो म्यूटेड रिटर्न देती है नेक्स्ट 3 इयर्स तक, लेकिन इकोनॉमी बढ़ती रहती है, राइट? तो क्या अगले 3 साल बाद, लेट अस से 3 साल बाद जब चीज़ें और अच्छे से होने लग जाएँगी, तो क्या मार्केट वापस इकोनॉमी को कैच करेगी, इकोनॉमी को मैच करेगी वहाँ पे? 100%. ये तो आपने वॉरेन बफेट रूल बोला मेरे को. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इफ कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी वर टू राइज, okay, it will show up in stocks. There is no doubt in my mind. But आप सोचिए, आज की डेट में every corporate starts doing capex, okay, money will not be there for buying stakes in that, the money will not be there in the market for the market sake, but one money will be there for increasing the capacity, increasing the employment generation. जब वो आप capex complete हो चुका होगा, उसके बाद it will start showing up in return ratios for that companies. बट वो आज तो नहीं है, वो 3-4 साल लग जाएंगे, राइट? उसके बाद रिटर्न रेशियोज विल स्टार्ट इंप्रूविंग. हाँ, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट विल रियलाइज, अरे हाँ यार, अगले साल केपेक्स इसका खत्म हो जाएगा, एंड मार्केट विल स्टार्ट रीप्राइसिंग अगेन. टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, it you could have easily have time correction or a price correction. There's nothing wrong with it. Over a period of time, it is good. Otherwise, you end up with like a Chinese bubble. Sorry, with like a Japanese bubble where the market did not go for 30 years. You would not want to end up like that, no? You would want economy to catch up to market, and then market to catch up to economy. राइट, गॉट इट. ओके. बहुत सारे इंसेंटिव्स जो हैं गवर्नमेंट आजकल दे रही है, मेक इन इंडिया को बहुत प्रमोट किया जा रहा है और भी बहुत तरह तरह के इंसेंटिव्स जो है वो गवर्नमेंट दे रही है. लेकिन बीच में आईएमएफ की एक वार्निंग आती है कि भाई इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है दैट विल एक्सीड 100% बाय फाइनेंशियल ईयर 28. तो ये सुन के एक आम आदमी को तो डर लग जाता है. मोटे मोटे तौर पे आम आदमी को लगता है कि भाई जितना जीडीपी होगा उतना ही जो है वो डेट होगा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, राइट? तो क्या, पहले तो मैं इस स्टेटमेंट की सच्चाई को आपसे सुनना चाहता हूँ कि क्या ये ऐसा होने वाला है? क्या हमें कुछ इसको लेके डरने की ज़रूरत है? मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं. अगर ऐसा होने वाला है तो बाकी देशों में ये एप्रोक्सीमेटली क्या स्टेटस चलता होगा? क्या एक सेफ परसेंटेज है कि जीडीपी का कितना परसेंटेज जो है वो डेट में रहना चाहिए? क्या हमारे लिए, आम आदमी के लिए कोई कंसर्न की बात है इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए? तो ये चार्ट आपके सामने है.
आप ऑरेंज लाइन देखिए, इंडियाज डेट टू जीडीपी है, और आप ब्लू लाइन देखिए, यूएस डेट टू जीडीपी है। मैंने आईएमएफ के नंबर निकाले, आईएमएफ का सोर्स है, आप इसके अंदर देखिए। हाँ, ओके, हाँ, तो ये आप अपने सामने देख रहे हैं। ओके, मैं आपको एक एक रीजन, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सिंस 1800, आज 224 साल का टाइम हो गया अपना। ओके, सिंस 1800 देर आर 52 केसेस ऑफ गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी क्रॉसिंग 130%। आप यूएस देख सकते हैं 130% पर है, करेक्ट? राइट। Right? 51 out of those 52 countries defaulted on their debt by inflating away the debt or outright default. करेक्ट? तो एक वो लेवल जो है, जो वो हर्शमैन कैपिटल बोलता है कि 130% आने के बाद आई स्टार्ट गेटिंग कंसर्न्ड। ओके, और उसके बाद दोस कंट्रीज कैन नॉट गेट आउट ऑफ डेट ट्रैप, और दे व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट इन्फ्लेटिंग अवे, और जो उसमें सेवर्स होते हैं वो सेवर्स से पैसा कॉन्फिस्केट होकर होकर वो एसेट ओनर्स के पास चला जाता है। आप इंडिया का डेट टू जीडीपी देखिए 70 से 80%। तो आज मैं आपको वेस्टर्न वर्ल्ड की सिचुएशन बताता हूँ। वेस्टर्न वर्ल्ड डेट टू जीडीपी इज बिटवीन 100 to 130%। मैं जापान को नहीं डाल रहा हूँ, बाकी कंट्रीज को डाल रहा हूँ, जो इंडिया, जो ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, जहां पर इंडियंस जाते भी हैं, एनआरआईज जो है, ओके, उन सब का डेट टू जीडीपी 100 to 130% के बीच में है, और हर एक की ग्रोथ 2 या 3% है। ओके, इंडिया डेट टू जीडीपी आपके सामने 90% है, आपको दिखाई दे रहा है इस समय 80 या 90% है, करेक्ट? इंडिया's growth is 6 to 7%. As long as you have a growth capacity to pay off this debt, there is no problem. If you do not have the growth capacity, like आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी और आपकी डेट बढ़ेगा एट हाउस होल्ड लेवल, तो आप डिफॉल्ट ही करोगे ना बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम। आप थोड़ी राइट। पैसा प्रिंट कर सकते हो गवर्नमेंट की तरीके से, सिर्फ राइट। गवर्नमेंट ही पैसा प्रिंट कर सकती है। तो आप अपने बारे में सोचो, जब तक मेरी इनकम अगर बढ़ती रहेगी, ओके, इनकम इज राइजिंग मोर देन द डेट, डू आई रियली केयर? करेक्ट? गॉट योर पॉइंट। सो अगर मेरा 12% से, आप मेरे को बोलो कि रितेश मैं आपको एक वेरिएबल देता हूँ, अपना अगले 5-6 साल तक 6% से जीडीपी बढ़ेगा और 6% से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको आईएमएफ की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप उसी समय मेरे को बोल दो नहीं यार, इट कैन गो डाउन टू 3% जीडीपी, 4-5% इन्फ्लेशन, तब मैं बोलूंगा यार सोचना पड़ेगा यार, फिर तो हम लोग डेट ट्रैप में जा सकते हैं। करेक्ट? तो मैंने आपके सामने वेरिएबल रखे हैं। आज वेस्टर्न वर्ल्ड इज गेटिंग इनटू अ डेट ट्रैप। यूएस अंडरस्टैंड्स इट, दे आर द स्मार्टेस्ट गाइस, they are trying to inflate away their debt. Okay, they are the only country which can do it because they are the reserve currency of the world. India doesn't need to be worried at this point of time with this GDP growth rate and with this inflation. राइट, ग्रेट। एक बार मैं चाहूँगा कि आप रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये चीज़ थोड़ा-सा आसान भाषा में बताएँ कि आपने 2 बातें बताई कि डेट जब हो जाता है तो 2 बातें हो सकती हैं। एक तो लेमैन को समझ में आ गई कि हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे जब हमारे पास उतनी इनकम नहीं होगी। बट व्हाट इज़ द इन्फ्लेटिंग द डेट, वो एक बार अगर आप समझा पाएँ? देखो, इन्फ्लेटिंग द डेट क्या होता है, वो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट क्या करती है कि यार इंटरेस्ट रेट नीचे रखेंगे और इन्फ्लेशन ऊपर बढ़ने देंगे। जब आप इन्फ्लेशन ऊपर बढ़ने देते हो तो आप भी देखते हो कि आपकी वैल्यू ऑफ एसेट्स गोज अप, करेक्ट? राइट। आज आपके पास घर है जैसे, ओके, आपको समझ लो आप पैसा प्रिंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको कोई आप यू कैन पे ऑफ योर डेट, अगर आपके घर की वैल्यू ऊपर चली जाए तो आप उसमें से, करेक्ट? राइट। राइट, आपकी कोई भी एसेट हो, अगर वो एसेट ऊपर चली गई तो यू कैन पे ऑफ दैट डेट, और यू कैन रिड्यूस दैट डेट बाय सेलिंग दैट एसेट एट हायर प्राइस एंड पेइंग ऑफ दैट डेट, करेक्ट? गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइज टू डू द सेम थिंग। गवर्नमेंट बोलती है पैसा प्रिंट करते हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे रखेंगे, इन्फ्लेशन ऊपर जाने देंगे, जब इन्फ्लेशन ऊपर चली जाएगी तो अपनी टैक्स रिसीट्स अपने आप ऊपर चली जाती है, ओके, एंड इट विल बी एबल टू रिड्यूस द क्वांटम ऑफ डेट इन द सिस्टम। आपने अगर ये ब्लू लाइन देखी, आपने ब्लू लाइन में थोड़ा सा ऑब्जर्व करा, ये 130% के ऊपर तक गई और उसके बाद 126 आ गई। राइट, राइट। क्यों? आपको याद है पिछले साल यूएस में इन्फ्लेशन 6-7-8% थी, इंटरेस्ट रेट 2-3% थे, करेक्ट? राइट। As long as your inflation is higher than the interest rate you pay on the debt, it is okay. Inflation कैसे आएगी? So every central banker in the world, except emerging markets, are hoping that we have inflation. चाहे वो आपको बोल कुछ भी रहा हो कि मुझे 2% इन्फ्लेशन पर आना है, उसका काम है बोलने का, but they are hoping यार इन्फ्लेशन ऊपर रहनी चाहिए, अपना डेट वाला नीचे नहीं आएगा।
सेम राइट। आपका देखो ना, आपका घर अगर आज समझ लो एक एक्स वैल्यू का है, हुँ, अगर आपके घर का इन्फ्लेशन 7-8% से बढ़ेगा और आपका डेट हुँ, 3-4% से बढ़ेगा, तो आप वो घर के अगेंस्ट लोन लेकर पे कर सकते हो ना। आप प्रॉब्लम तो हुँ, पोस्टपोन कर सकते हो ना। वही 1 करोड़ का घर अगर आपका 80-90 लाख का हो गया और आपका डेट हुँ, बढ़ता चला गया, ओके, तो आप कैसे पे हुँ, करोगे? अगर आपकी राइट। इनकम नहीं बढ़ रही है तो। हुँ, राइट। ओके। अ, डिफेंस स्पेस के बारे में बात करते हैं। हम सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब डिफेंस स्पेस के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल भी है उसके अंदर, राइट? और अच्छा खासा एक अपॉर्च्युनिटी साइज़ भी है। 2-3 हुँ। क्वेश्चंस हैं। क्या ये हुँ। एक्चुअली में मटेरियलाइज़ हो भी पाएगा या नहीं? और क्या इस समय पे ये सही प्राइस्ड है या नहीं, या ये भी ओवरऑल मार्केट की तरह, जो मेरा मेरा थॉट है, ओवरऑल मार्केट की तरह क्या ये भी आपको ओवर वैल्यूड दिखता है इस समय? देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन आपने पूछे ना, तो मैं आपको पहली चीज़ बताता हूँ, मैं कभी वैल्यूएशन देखता ही नहीं हूँ। आई एम अ हुँ, लिक्विडिटी पर्सन। मैं ये हुँ, देखता हूँ कि लिक्विडिटी किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर लिक्विडिटी किसी डायरेक्शन में जा रही है, तो आई वांट टू बी पोजिशन्ड फॉर दैट लिक्विडिटी। ओके? PE, PE and EPS are forward looking. Nobody knows about that thing. Okay, हुँ, so consider that कि there are fund manager, there is everybody who's looking at यार इस साल अगले 3 साल तक इस पर्टिकुलर कंपनी की EPS ये ग्रोथ ये होगी. ओके, हुँ, व्हाट दे डोंट हैव कंट्रोल इज अ पीई, उसकी पीई क्या हुँ, होगी. सो मैं क्या हुँ, देखता हूँ, मैं लिक्विडिटी मतलब मैं सिर्फ पी देखता हूँ कि उसकी पी एक्सपैंड होगी या कंट्रैक्ट होगी. ओके, नाउ लेट मी कम बैक टू बोथ ऑफ योर क्वेश्चंस. पहली बात तो डिफेंस इज अ थीम आई लाइक. नाउ आई गिव हुँ, यू माय ओन पर्सनल एग्जांपल. हुँ, Few years back, when I was a chief investment officer at a conglomerate owned mutual fund, I had an opportunity to visit the joint venture factory with Lockheed Martin in India. ओके, हुँ, वहां मैंने देखा कि हम लोग ना एक बड़े एयरक्राफ्ट का हल्क जो है हम असेंबल कर रहे थे सिर्फ. हुँ, स्मार्टेस्ट पीपल होंगे शायद इस फैक्ट्री फ्लोर पे, पीएचडीज एंड टेक्स एंड ऑल दोस थिंग्स. ओके, स्मार्टेस्ट लोग होंगे वहां राइट, पर. दे वर डूइंग दैट थिंग. बट वो 10 साल पुरानी बात है. ओके, यू नो, इंडिया वाज नॉट इंडिया व्हाट इट इज टुडे. ओके, हुँ, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय. कोई भी लॉकहीड मार्टिन या यूएस ने हमें टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था, तो हम लोग सिर्फ असेंबलिंग करते थे यहाँ. आज हुँ, टाइम्स चेंज हो चुके हैं 10 साल के बाद. आज हुँ, की डेट में वी कैन डिमांड टेक्नोलॉजीज एंड वी गेट टेक्नोलॉजी हुँ, ट्रांसफर टू सम एक्सटेंट वी आर गेटिंग. So one राइट, thing is certainly changing. That technology transfer is happening to India. हुँ, Okay, which is a very big change happening in Indian defense space. Okay, तो मुझे सिर्फ उसमें एक माइक्रो स्पेस जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो मेरे को अच्छा लगता है वो है डिफेंस इंजीनियरिंग डिजाइन्स. हुँ, ओके, मैं भी कंपनीज में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि दैट इज नॉट माय फोर्टे. ओके, राइट, बट हुँ, मैं मैक्रो व्यूज देखता हूँ. मैक्रो व्यू हुँ, में दिस इज वन स्पेस आफ्टर इलेक्ट्रिफिकेशन इज वेयर आई एम हुँ, वेरी वेरी बुलिश. डिफेंस इंजीनियरिंग डिजाइन्स. हुँ, दिस इज वेयर आई बिलीव दैट अदरवाइज आप बाकी नॉर्मल डिफेंस स्पेस को देखेंगे, आप बोलेंगे यार ये तो ओवर वैल्यूड है. ओके, हुँ, बट राइट, मैं इस पर्टिकुलर स्पेस में जाता हूँ जो विच इज अ वेरी निश स्पेस. और मुझे हुँ, उसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज जो भी लिस्ट हुई हैं या लिस्ट होने वाली हैं, ओके, मुझे हुँ, दिखाई दे रही है उसके अंदर. हुँ, राइट, राइट। थोड़ा-सा एक मैं आपसे 2 चीज़ों पे एग्ज़ाम्पल चाहता हूँ। एक तो मैं डिफेंस इंजीनियरिंग को थोड़ा और आपसे एक आम भाषा में समझना चाहता हूँ कि किस तरह की कंपनीज़ हैं, जो इस स्पेस के अंदर आएँगी। और दूसरा, आपने एक बात बोली कि आप वैल्यूएशन नहीं देखते, लिक्विडिटी देखते हैं। तो मैं इस हम्म. स्टेटमेंट पे भी थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन एक आम आदमी के लिए ज़रूर चाहूँगा। जैसे आज एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन ईपीएस ग्रोथ, करेक्ट. आपके पास बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, शायद हुँ, रिसर्च एनालिस्ट मिल जाएंगे जो आपको अगले तीन हुँ, से पांच साल का पूरा एक एनालिसिस एक कंपनी का करके आपको दे देंगे, बता देंगे क्या ईपीएस ग्रोथ भी होने वाली है इफ इट इज प्रॉपरली कवर्ड. ओके, हुँ, most of the राइट, companies till mid cap space are properly covered. Okay, have 10, 10, 15 analysts looking at the same companies, correct. राइट, So they will be able to tell you EPS, right? हुँ, Will they be able? But is price a function of EPS only? Isn't price a function of EPS into PE? हुँ, राइट, Correct. हुँ, So why is everybody focused only on EPS part? Does anybody ever focus on what could be the PE? PE can expand and contract based on the cycle. Correct. राइट, राइट, Right. There are companies which doesn't go anywhere for 5 years. EPS doubles, but the PE हुँ, is halved. तो आपने क्या पैसा राइट, बना लिया उसके अंदर? Correct. हुँ, हुँ, My whole point is when I look at any stock, it is very easy for me to get EPS from the market because it is हुँ, very well covered. Correct. Mostly. राइट,
राइट। आई अप्लाई माई ओन फ्रेमवर्क कि यार इसका मल्टीपल जो है वो एक्सपैंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसके हुँ, लिए सिर्फ एक ही चीज मेरे दिमाग में आती है, हुँ, लिक्विडिटी. If the हुँ, liquidity is flowing into a particular direction, हुँ, then multiples will expand. हुँ, If the liquidity is not going in that direction, हुँ, irrespective of the company doing well, Shai, it might be the best company in the sector. I हुँ, don't care about it. राइट। It might double its EPS in the 4 years. I don't हुँ, care about it. हुँ, So मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी चीज ग्लोबली भी मैं इन्वेस्ट करता हूं तो ये सिर्फ देखता हूं कि लिक्विडिटी कहां जा रही है. राइट, राइट। इसमें लिक्विडिटी थोड़ा-सा डिसाइड. हाँ. हाँ जी, इसमें मेरा एक और भी क्वेश्चन है इस पे। लिक्विडिटी कहाँ जा रही है इसको देखने के लिए क्या एक आम आदमी क्या कर सकता है? कोई कोई फैक्टर्स हैं, कोई कोई हिंट्स हैं, कोई चार्ट है, किस तरीके से हम ये समझ सकते हैं या कोई कैसे हम अगर एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम लोग जानना चाहते हैं कि लिक्विडिटी को हम कैसे ट्रैक करें, तो क्या आपके पास इसके लिए होगी गाइडेंस? मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं. दिस इज माय मैक्रो थीम ऑफ द डिकेड. ओके, हुँ, इसी के बारे में बात भी कर लेते हैं. ओके. हुँ, हुँ, Post COVID, governments have become bigger, private sector has become smaller. हुँ, You will find राइट, everywhere, राइट. आप भी देख रहे होंगे यूएस में आ रही है, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट हो गया है, सब्सिडीज हर चीज में सब्सिडी देते जा रहे हैं. हुँ, कनाडा ने $25 बिलियन की सब्सिडी दे दी कार बनाने के लिए. ओके. हुँ, हमारी अपनी पीएलआई स्कीम हो गई. हमारे हम हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कौन से सेक्टर में पैसा जाना चाहिए. सो गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग विनर्स एंड लूजर्स. हुँ, गवर्नमेंट इज सेइंग इस सेक्टर से पैसा निकालो, उस सेक्टर को दो. जैसे यूएस में फॉसिल फ्यूल के लिए कोई पैसा नहीं है, हुँ, बट विंड मिल बनाने के लिए 10 जनों से पैसा मिल जाएगा. ओके. वो हुँ, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के अंदर आपको बहुत सब्सिडीज मिल जाएंगी. सो राइट, सबसे पहली बात, हुँ, in a world which is dominated where governments have become more powerful and private sector हुँ, is not, okay, हुँ, because governments are doing capex, government is taking on its balance sheet. हुँ, Follow what the government is doing. हुँ, Government is allocating capital. Government हुँ, is, and then you look at in front of you, यार मेरी गवर्नमेंट क्या चाहती है, दुनिया में गवर्नमेंट क्या चाहती है. दुनिया में गवर्नमेंट आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी. ओके. हुँ, क्या होगा, राइट, कल परसों में होगा, नहीं होगा यार, बट क्यों करना चाहते हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग. मैं वो लॉजिक में नहीं जा रहा हूँ. मुझे लॉजिक का क्या करना है. मुझे तो ये हुँ, देखना है कि क्या गवर्नमेंट इसमें भरपूर पैसा डाल रही है. यूरोप में भी डाल रही है, यूएस में भी डाल रही है, इंडिया में पोल्यूशन की वजह से भी डाल रही है. ओके. हुँ, आप देख रहे होंगे अपने आसपास. तो उसमें व्हाट इज अ थीम व्हिच कम्स आउट ओवर देयर. देन आई सेड अरे यार, हर एक चीज के लिए, चाहे हमें अगर मैन्युफैक्चर सर्विसेज से मैन्युफैक्चरिंग भी शिफ्ट करना है तो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. हुँ, And we do not want to be based on fossil fuel based. Okay. Then I realized, yeah, electrification is the one theme where everything comes together. आप इसमें एक हुँ, छोटा सा देखिए. आपके पास ये हुँ, चार्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन का. ओके. ऑन द लेफ्ट राइट, साइड ये हिताची इंडिया के सीईओ की स्टेटमेंट है, कुछ 2 महीने पुरानी. In India, it हुँ, also means adding an equivalent of European Union's entire existing grid by 2040. A हुँ, recent study by the Energy Transition Commission, a coalition of companies and financial institutions, found that 1.1 trillion must be spent on the grid every year until 2050. हुँ, यानी कि पैसा खर्च होगा. हुँ, करेक्ट. राइट, हुँ, नई कैपेसिटी बनने में टाइम लगता है. राइट, Existing capacities की वैल्यू विल गो अप. हुँ, Demand for all these companies in this ecosystem will go up. राइट, ओके. 3 साल तक या 5 साल तक इन कंपनीज ने कुछ नहीं करा क्योंकि फोकस नहीं था. हुँ, आप उस ईपीएस को एक्स्ट्रापोलेट करके या पीई को एक्स्ट्रापोलेट करके अगर आप आज यहाँ हुँ, बैठे हो, तो यू आर नॉट डूइंग योर वर्क. हुँ, इट्स अ सिंपल एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू. सेम राइट, वे व्हेन वी टॉक अबाउट डिफेंस इंजीनियरिंग डिजाइन कंपनीज, हुँ, कोई उनकी पीई भी देखेगा ना तो हिल जाएगा. वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा. हुँ, बट मैं तो नई चीज देख रहा हूँ. यहाँ राफेल भी इंडिया में बनाना चाहता है, लॉकहीड मार्टिन भी बोलता है यार मुझे यूएस गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है. हुँ, राइट, राइट। तो यहाँ से हम कहीं न कहीं लिक्विडिटी ट्रेस कर पा रहे हैं कि इस सेक्टर में ज़बरदस्त लिक्विडिटी जो है वो आ रही है, राइट? आप अगर माइक्रो कर रहे हो और आप अगर माइक्रो बेस्ड हो और आप मैक्रो हुँ, नहीं देख रहे हो, हुँ, देन यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग बिग. यू हुँ, नीड टू टेक इनटू अकाउंट यार बिग पिक्चर कैसी लगती है. मुझे हुँ, ईपीएस समझ में आता है, हुँ, 36,000 फीट से ये कैसा लगता है. हुँ, 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 बट उसके लिए समझ गया। आपको मैक्रो समझना पड़ेगा कि हुँ, पैसा कहाँ जा रहा है, लिक्विडिटी कहाँ जा रही है. हुँ, राइट। रेट कट्स पे बात करते हैं। अभी बहुत उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि रेट कट्स जो हैं वो
हुँ, बहुत जल्दी ही रेट कट्स होंगे और हम सबको पता है कि यूएस में जो भी होता है, कुछ भी होता है, उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है वो आ रहा होता है, राइट? हुँ, लेकिन मुझे ऐसा लगने लग गया है कि इंडिया थोड़ा-सा जो है अब डिटैच हो चुका है, कि यूएस में कुछ हुँ, हो तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया पे दिखता नहीं है। आपका क्या हुँ। थॉट प्रोसेस है? क्या इंडिया इसमें कुछ डिफरेंट बॉल गेम खेल रहा है, कुछ डिफरेंट उसके पास मिल गया है इंडिया को जिससे वो यूएस से थोड़ा-सा डिटैच होके आगे चल सकता है? नहीं, रीज़न मैंने आपको पहले पहले सेकंड चार्ट में ही मैंने आपको एक रीज़न दिखाया था। ये 2022, ये जो हुँ, आप डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं ना, ये हुँ, 2022 में ये जो लाइन है, जो एकदम वो रेड लाइन एकदम नीचे गई और ब्लू लाइन स्टार्टेड मूविंग अप, इट हुँ, स्टार्टेड हैपनिंग इन 2022 एंड इट इज़ हुँ, नॉट ओनली इंडिया. Lot of countries are now kind of decoupling a little bit with हुँ, US. हुँ, Okay, अगर आप देखेंगे इंडियन मार्केट्स, इंडियन इंटरेस्ट रेट एंड इंडियन इकोनॉमी हैज decoupled to some extent from US, and it is all because of this chart. We are all राइट, thinking of ourselves. We are all thinking of reshoring, friend हुँ, shoring. हुँ, Okay, we are not हुँ, dependent upon US dollar. We are buying our हुँ, oil हुँ, from through UAE dirham. Ghana is saying, "अरे यार मेरे को प्रॉब्लम आई, my foreign exchange reserves went down." तो मैंने कुछ दिनों पहले बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग डाला कि how Ghana inflation collapsed because उनके वो गोल्ड बनाते हैं, उन्होंने गोल्ड से डायरेक्टली ऑयल खरीद लिया bypassing US dollar. हुँ, If you are going to reduce less and less US dollar in transaction globally, then to that extent you will start decoupling with US. हुँ, राइट, आपको रोज रात को यूएस मार्केट देखकर अपनी मार्केट पे ट्रेड करने की अभी कोई जरूरत नहीं है. हाँ, हुँ, एक्सोजीनियस इवेंट हुआ तो बात दूसरी है कि कुछ कोलैप्स हो गया, कहीं मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, बट रोज हुँ, उसको देखकर करने की कोई जरूरत नहीं है अभी. वो टाइम 2022 में फरवरी मार्च में सबके लिए चेंज हो गया. राइट, राइट। एक एक हमने आपने भी ये बात बोली है कि इंडिया जो है अब एक सर्विस लेड इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग हम्म, बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जो है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा या है, राइट? एंड हम्म, चाइना प्लस वन जो है थीम एक आई है जिसकी वजह से काफ़ी सारे मल्टीपल सेक्टर्स में हमने देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग को इन इन ओवरऑल बढ़ावा मिल रहा है इंडिया में। कौन से हम्म. सेक्टर्स आप ऐसे देखते हैं सेक्टर वाइज़ मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिनमें अभी ये थीम और ज़्यादा प्ले करेगी, जिनमें अभी ये थीम की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंशन देखने को मिलेगी हमें? देखिए, एक तो जहाँ पीएलआई स्कीम्स है ना, मैंने हुँ, कहाँ कुछ चार्ट डाला था, मैं एक मिनट में देखता हूँ. ओके, हाँ जी। एक ये वाला चार्ट अगर आप देखेंगे, ये मेरा हुँ, इलेक्ट्रिफिकेशन. आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, सर्विस में आपको हुँ, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, हुँ, राइट? आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन चाहिए तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है. बिल्कुल। आपको सोलर एंड विंड अगर ग्रिड पे डालना है तो उसके लिए आपको हुँ, पूरा इकोसिस्टम चाहिए. राइट। किसी भी चीज के लिए मैं देखता हूँ ना तो मुझे इलेक्ट्रिफिकेशन दिखाई देता है, और मैं 1.5 साल से एक ही चीज बोल रहा हूँ, दिस इज योर मैक्रो थीम ऑफ द डिकेड, बिकॉज द गवर्नमेंट्स आर सेइंग वी नीड टू डू दैट थिंग. प्लस जहां हुँ, जहां आपकी पीएलआई स्कीम्स जहां पर इंप्लीमेंट हो रही है ना, और जहां पर बिकमिंग दैट इंसेंटिवाइजिंग, ओके, those incentivizing the companies to increase their capex, that is where I would say. Then there are a lot of places where it looks like like in US, Ford is हुँ, making EV vehicle, but nobody is हुँ, buying EV vehicle in Ford. So is Ford हुँ, mad? Is Ford crazy that कि यार मैं EV vehicle बना रहा हूँ लेकिन बिक नहीं रहे हैं? But they say we are not worried, government is under return losses. ओके, हुँ, आप समझ रहे हो मेरी बात? जहां जहां गवर्नमेंट बोलती है कि मैं यहां से रिसोर्सेज निकाल के वहां डालूंगा, आपको उस डायरेक्शन में जाकर सोचना है गवर्नमेंट के हिसाब से. आपको ये नहीं सोचना है कि ये गवर्नमेंट जो कर रही है वो सही कर रही है या गलत कर रही है. वो 10 साल के हुँ, बाद पता चलेगा कि इट्स अ माल इन्वेस्टमेंट्स, तो हुँ, शायद इट वाज रॉन्ग. बट फॉर द हुँ, टाइम बीइंग, if government is saying कि I want to employ people, हुँ, services employ only one fifth of the people which manufacturing can employ. Okay, हुँ, राइट। एंड इंडिया लीपफ्रॉग मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टली वेंट इनटू सर्विसेज. हम लोग को आज के शेप रिकवरी क्यों बोलते हैं? ओके, हुँ, सर्विसेज क्रिएट वन फिफ्थ ऑफ द जॉब क्रिएट्स बाय मैन्युफैक्चरिंग, एंड वेयर आर दोस पीपल हु इन सर्विसेज, वेयर डू दे स्टे इन मेट्रोस. बट क्या आपने हुँ, 2 साल से, पिछले 2-3 साल से मेट्रोस में रियल एस्टेट प्राइसेस में तेजी देखी है? नहीं हुँ, देखी है, हुँ, क्योंकि द इंक्रीमेंटल जीडीपी इज शिफ्टिंग. मैंने शायद यहाँ एक चार्ट नहीं डाला. Electronics manufacturing is 3% of, is 3% of the GDP in 2023. By हुँ, 2032, as per Morgan Stanley, it will be 8% of the GDP. हुँ, Can you see the incremental GDP कहाँ से आ रहा है? हुँ, Where will all these where will all these things manufacturing units will be? What will be the location of all these manufacturing units? It will not be Delhi, Bombay, Calcutta, Madras. हुँ,
sorry, Chennai. चेन्नई। It will be outside over there. So I'm हम्म, very bullish on tier 2, tier 3 cities. I'm very bullish on electrification theme. I'm very bullish on where the government is saying, यार हमें यहाँ पैसा डालना है, हमें यहाँ कुछ क्रिएट करना है. हम्म, राइट। मिडल ईस्ट पे चलते हैं और देख के आते हैं कि मिडल ईस्ट में जो भी ये ऑयल स्पाइक हो रहा है, $100 पर बैरल से ऊपर जो है प्राइसेस जा रहे हैं। डू यू सी इट एज़ अ कंसर्न कि भाई इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कुछ आएगा? क्योंकि हमेशा ऑयल के प्राइसेस से इंडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है जब भी ऑयल के प्राइस ऊपर या नीचे होते हैं। तो पहले तो ये मार्क आपको कैसा लगता है कि $100 पर बैरल का जो है मार्क क्रॉस हो रहा है? इसको लेके आपको क्या थॉट आते हैं? क्या थॉट्स हैं आपके? मैंने आज 6 महीने पहले भी एक इंटरव्यू दिया था कि आई डोंट केयर अबाउट व्हाट इज द फेड फंड रेट. आई ओनली केयर अबाउट व्हाट इज द ऑयल प्राइसेस. ओके, हुँ, बिकॉज 86% ऑफ ऑल आर ऑयल नीड्स आर इम्पोर्टेड. हुँ, ओके, तो अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर जाता है और गवर्नमेंट तो आज की डेट में लॉसेस नहीं लेता है अपनी बुक पे. देयर आर नो मोर हुँ, ऑयल बॉन्ड्स. वो डायरेक्टली उसी समय ट्रांसफर पास कर देता है हुँ, यूजर को. सो इन्फ्लेशन गोज अप एंड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग गोज डाउन. हुँ, Okay. So if you tell me that oil prices will be above 100 for a long period of time, इससे एनर्जी ट्रांजिशन की टाइमलाइंस बढ़ जाएंगी, इससे इन्फ्लेशन आ जाएगी इंडिया में थोड़ी ज्यादा, इससे हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट विल कम डाउन. आई कैन अश्योर यू दैट दैट इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. बट हुँ, इफ यू टेल मी नहीं यार ऑयल प्राइसेस यहीं रहेंगे, ओके, just for information, any oil price spike due to crisis and all those things is never lasting in nature. हुँ, What is everlasting in nature is supply shortfall and demand continues to move up. हुँ, Okay, everything is about demand and supply. हाँ, कुछ समय हुँ, के लिए आप सप्लाई कम कर दोगे तो कुछ समय के लिए स्पाइक आ सकता है. बट अगर सप्लाई मूव नीचे नहीं होगी और बैलेंस होगी, $80 इज अ स्वीट स्पॉट फॉर इंडिया एंड एट्टी हुँ, डॉलर इज अ स्वीट स्पॉट फॉर इवन द प्रोड्यूसर्स ऑफ दोज ऑयल. हुँ, ओके, आप देखोगे 80 में हम लोग हर्ट नहीं होते, ऑल्दो हम लोगों ने अपने प्राइसेस काफी बढ़ा कर रखे हैं पेट्रोल पंप हुँ, पे. ओके, हुँ, बट हम लोग हर्ट नहीं होते हैं. $80 पे वो सऊदीज भी हर्ट नहीं होते हैं. ओके, सो वी आर एट स्वीट स्पॉट. बट इफ यू टेल मी इट इज गो टू बियॉन्ड 100 एंड मे बी गो टू 110 100, क्योंकि 100 क्रॉस करेगा ना तो 100 पे रुकेगा नहीं फिर वो. हुँ, Then I'm telling you that it will give a lot of hit to India's GDP. RBI will have to then unfortunately increase the rate, and this will hurt the GDP and it will increase the inflation. I would not, that is not a very pleasant scenario for India. हुँ, राइट। एंड इंडिया इज ट्राइंग, एक्टिवली ट्राइंग कि यार मैं अगर ऑयल भी है तो मैं डॉलर से हटाकर खरीदूं. मैं हुँ, मैं जितनी जल्दी हो एनर्जी ट्रांजिशन उसमें चला जाऊं ताकि मेरी ऑयल की डिमांड कम हो जाए. तो वी आर हुँ, ट्राइंग टू डू दैट थिंग. मे बी 5-7 साल के बाद हम लोगों का शायद थोड़ा ठीक होगा, लेकिन आज की डेट में अगर ये सब होता है तो इट विल हिट इंडिया, नो डाउट इन माई माइंड. राइट, राइट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शायद इसी से कनेक्टेड पूछने वाला था कि अभी सब बड़े खुश हैं कि एक बुल रन टाइप ऑफ इवेंट जो है या वो चल रहा है, या कई लोग ऐसा बोलते भी हैं कि वी आर इन अ बुल रन। बट आपने अभी जो ऑयल वाली बात बोली, इसको छोड़कर आपको आगे क्या और ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स दिख रहे हैं जो स्लो डाउन कर सकते हैं हमारे इस बुल रन को या सो कॉल्ड बुल रन को? सो देखिए, एक तो मैंने ऑयल बताया, एक और है रीजन, राइज इन डॉलर इंडेक्स. क्या होता है हुँ, जब जब भी डॉलर बढ़ता है ना, हुँ, तो आज की डेट में देखिए, मैंने आपसे बोला वी आर डी लिंकिंग फ्रॉम फ्रॉम यूएस. इट्स अ स्टार्ट हुँ, ऑफ द एंड, इट इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट अ हुँ, स्टार्ट. सो कल हुँ, की डेट में डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर गया, जब भी डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है ना, तो हुँ, कुछ टूट जाता है दुनिया के अंदर, मतलब लिक्विडिटी टाइट हो जाती है. ओके, तो उस समय लॉट ऑफ कंट्रीज हैव टू अनफॉर्चुनेटली सैक्रिफाइस देयर ओन ग्रोथ ताकि हुँ, इन्फ्लेशन ना आए. हुँ, तो आज की डेट में डॉलर इंडेक्स जैसे 103 है, अगर अगर आप मेरे को बोलते हैं डॉलर इंडेक्स कल की डेट में 103 से 107 110 हो जाएगा, तो देन आई हुँ, वुड से कि इट विल हिट इंडिया, इट विल इंडिया हिट इंडियाज ग्रोथ, बिकॉज आरबीआई जो शायद 6 महीने में रेट कट करने वाला था हैज टू स्टार्ट रेजिंग द रेट इन 6 months. एवरी हुँ, टाइम यू रेज द रेट्स, you actually sacrifice the growth. हुँ, Okay, राइट, so ये दो दो रीजन है. एंड एक्चुअली द सेकंड रीजन डॉलर इंडेक्स राइजिंग इज डिपेंडेंट अपॉन फर्स्ट रीजन. अगर ऑयल हुँ, प्राइसेस ऊपर गया तो यूएस में डॉलर इंडेक्स माइट आल्सो गो अप बिकॉज फेड विल बिकम हॉकिश. देन इंडिया हुँ, विल आल्सो हैव टू एडजस्ट इट्स पॉलिसी अ लिटिल बिट. हाँ, हुँ, हम लोग 5-10 साल के बारे में इस बारे में बात नहीं करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग डॉलर इज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड. वॉट एवर दे डू, इट हिट्स एवरीबडी एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट. राइट, एंड एट लीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। या क्योंकि टाइम लगता है हर एक चीज में. ऐसा तो है नहीं कि ओवरनाइट एक एक रिजर्व करेंसी रही है 60-70 साल से और ओवरनाइट खत्म हो जाएगी. हाँ, 2022 से आई आई वुड से कि उसका इफेक्ट होना कम चालू हो गया, बट इट्स अ हुँ, प्रोसेस, इट्स नॉट एन इवेंट.
राइट, राइट। ये जो हमारी सारी डिस्कशन हुई है स्पेसिफिकली अभी आपने जो ऑयल के बारे में बात करी है, डॉलर इंडेक्स के बारे में बात करी है। मैं लास्ट में बस यही जानना चाहता हूँ कि व्हाट आर द एक्शनेबल इनसाइट्स फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मार्केट्स गो थ्रू करेक्शंस पीरियड। जैसे आप ये देखेंगे निफ्टी मिड कैप 100 रिलेटिव टू निफ्टी है, ओके, यू कैन ऑलरेडी सी दैट हाँ यार ये ओवर वैल्यूड दिखता है, सब एवरीथिंग इज फाइन, हुँ, okay, but you should have, even if you think that you are a good investor and you know because most people have made money in the last one year, okay, हुँ, something you have to ascribe कि यार there is a work going on the mutual fund side where the fund managers knows what they are doing. You should keep your trading investing part separately than wealth building, हुँ, okay, retirement planning, for your child's education. These, if you are able to dealing these two things, you say, I understand one thing, I will manage, but for the long term generation of wealth, there is no better way than mutual funds. There is हुँ, no better way in my view. You should continue doing SIP over there. रीजन मैं बताता हूँ, इसलिए नहीं कि SIP has become in vogue. हुँ, Any country, जैसे इंडिया, if grows at 6% GDP, 6% inflation, 12% nominal GDP, corporate profitability is 1.3 times the nominal GDP. हुँ, Just an example, there are research papers out there. So हुँ, 15 to 16% can be the corporate profitability over the coming years. Getting राइट, my point? हुँ, Why would you want to leave that opportunity out when the हुँ, inflation is 4-5%? Why wouldn't you want to capture that opportunity of India's growth till the time राइट, it is there? A time will come where it will become a mature economy, हुँ, where honestly, हुँ, we will go down to 6 to 7% returns because it's become a mature economy. You're 10, राइट, 15 years away from that. Why do you want to हुँ, leave that opportunity on the table? हुँ। राइट, चलिए 10-15 साल बाद की बात 10-15 साल बाद करेंगे बट अभी तक बिल्कुल। जो अपॉर्च्युनिटीज़ है उसका पूरा फ़ायदा उठाएँगे एंड म्यूचुअल फंड के थ्रू डेफ़िनिटली इन्वेस्ट करेंगे और ग्रो करेंगे। थैंक यू वेरी मच हितेश, बहुत मज़ा आया, बहुत इनसाइटफुल सेशंस होते हैं आपके साथ एंड उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा और पिछली बार भी बहुत एप्रिसिएशन मिली थी हमारे सेशन को एंड लेट्स होप फॉर द सेम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आइए अब बात करते हैं इस वीडियो की पूरी समरी की जो आपका फेवरेट सेक्शन होता है। आई होप आपने भी समरी बनाई होगी। अब मैं भी आपको बताता हूं कि हमने क्या-क्या चीजें जो है वो सीखी हैं। सबसे पहले हमने ये चीज सीखी कि यूएस से बहुत सारी कंट्रीज जो है वो डीकपल हो रही हैं। इसका ट्रिगर था रशिया यूक्रेन का वॉर। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि यूएस ट्रेजरी में पैसे नहीं जा रहे हैं, वो पैसे जा रहे हैं कहां पे? गोल्ड में। कंट्रीज ने अपनी लोकल करेंसी में जो है वो ट्रेड करना शुरू कर दिया है यूएस डॉलर्स को छोड़ के। अगले 5 से 10 साल में अगर मैं बात करता हूं इंडिया और यूएस की तो ये डीलिंक हो सकते हैं और उसके बाद हमें उनको देख के जो है ट्रेड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लिक्विडिटी जिस डायरेक्शन में फ्लो होगी उसी डायरेक्शन में पैसे बनेंगे। टेक नोट ऑफ द सेक्टर्स जिसमें गवर्नमेंट पैसे पंप कर रही है। इंडिया में कई एक्साइटिंग मैक्रो डेवलपमेंट्स हैं। आगे इंक्रीमेंटल जीडीपी मेट्रो सिटीज से नहीं बल्कि इंडिया के टियर 1 और टियर 2 सिटीज से आने वाला है। ज्यादातर पैसे जो है एक्टिव फंड से पैसिव फंड की तरफ जा रहे हैं, हमने ये भी देखा। हालांकि इंडिया में 10 से 15 सालों में एक्टिव इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी है। एक खास सेक्टर के बारे में बात करी, डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो देखा जा सकता है। खासकर डिफेंस इंजीनियरिंग डिजाइन को लेकर हमने काफी चर्चा की थी। रितेश जी के हिसाब से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का सबसे सही तरीका आज भी एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड्स हैं। इसमें वो कहते हैं कि फंड मैनेजर को चूज करते समय ध्यान दें कि उन्होंने कितने मार्केट साइकिल्स देखे हैं। 10 से 15 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो तो बहुत ही अच्छा है और उससे ऊपर हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। राइज इन ऑयल प्राइसेस का मतलब होता है इन्फ्लेशन। हालांकि अभी जो राइज हम लोग देख रहे हैं वो एग्जिस्टिंग क्राइसिस की वजह से है। लॉन्ग रन में डिमांड सप्लाई प्राइसेस को जो है वो डिटरमाइन करता है। जब बात चली राइज इन ऑयल प्राइस का तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है इन्फ्लेशन। लेकिन अभी जो टेम्परेरी डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं वो आ रही हैं बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जैसे कि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इंडिया के लिए और साथ में जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं सबके लिए जो स्वीट स्पॉट है ऑयल के रेट का वो है $80 पर बैरल। राइट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मार्केट की बात की सभी वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट में मिला के हमने दे रखी हैं, उनको जरूर 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 देख लीजिएगा। राइट। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.